आपकी होस्ट सृष्टि और आप देख रहे हैं आइए बात करें एक हेल्थ पॉडकास्ट प्रमिला हॉस्पिटल की तरफ से। आज हमारे साथ हैं प्रमिला हॉस्पिटल की एक एक्सपर्ट डॉक्टर अजरा रजा शाजी मैम और हम मैम से आज जानेंगे मानसिक स्वास्थ्य के विषय में। मैम, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि मानसिक स्वास्थ्य है क्या और ये क्यों महत्वपूर्ण है? थैंक यू सृष्टि, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू सी यू। अच्छा लगा आपको देख के। तो आपका जो प्रश्न है वो बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत कॉमन है, बहुत लोग पूछते हैं कि आखिर मानसिक स्वास्थ्य क्या है, व्हाट इज मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ केवल माइंड से जुड़ी हुई नहीं है। मेंटल हेल्थ एक मानसिक स्वास्थ्य है, वो आपका सोशल, इमोशनल और फिजिकल वेलबींग को दर्शाता है। तो अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, मानसिक स्वास्थ्य में, तो आप अच्छी तरह से लोगों से बात करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं और लोगों के साथ साथ आपके अंदर में भी एक संतुलन बना रहता है। आप निर्णय अच्छे से ले सकते हैं, है ना? आप कोई किसी भी समाधान को कोई भी समस्या अगर आती है तो उसके समाधान को आप अच्छे से निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। कम से कम आपकी जो समस्या है उसको समझने की क्षमता रहती है और आप अपना काम जो रोजमर्रा का काम है वो अच्छी तरह से अंजाम दें। तो इसमें सिर्फ मन के साथ साथ आपका सोशल वेलबींग, लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, फिजिकल वेलबींग, क्योंकि मन और शरीर का रिश्ता होता है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। ओके, और आपने ये भी पूछा था सृष्टि कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है, के साथ साथ क्यों जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य इसलिए जरूरी है मेंटल हेल्थ क्योंकि माइंड से ही सब कुछ गवर्न होता है। अगर आप मेंटली हेल्दी नहीं हो तो फिजिकल भी इफेक्ट पड़ता है, उसमें आप बोझिल महसूस करते हैं, आप कुछ करना नहीं चाहते हैं और उसके साथ साथ आपका लोगों के साथ रिलेशनशिप, आपका फंक्शन, आपकी सारी परफॉर्मेंस सब आपके मेंटल हेल्थ पे डिपेंड करती है। आपका कॉन्फिडेंस और आपकी कार्य करने की क्षमता, जिसको सेल्फ एफिकेसी कहते हैं, सेल्फ एस्टीम, ये सब आपकी मेंटल हेल्थ पर ही डिपेंडेंट है। थैंक यू। मैम ने जैसा बताया कि हमारी जो मेंटल हेल्थ है उससे हमारा जो स्वभाव है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है दोनों। तो मैम जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, जो मतलब कमज़ोर है, तो हमें ये कैसे पता चलता है कि व्यक्ति मानसिक रूप से कमज़ोर है या अस्वस्थ है? इसके क्या संकेत हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे, जैसे आप जिनके साइकोलॉजिस्ट को मेरे पास आते हैं तो मेरे पास बहुत सारे डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, इन्वेंटरीज हैं, जिससे हम देखते हैं। लेकिन वो इंसान जिसको पता नहीं है मुझे, तो वो कैसे जानेगा कि सामान्य संकेत क्या है, व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स, जिससे वो समझेगा। तो उसके लिए क्या है कि अगर आप जैसे देख रहे हो बहुत दिनों से आप साथ में कोई भी परेशानी अगर एक समय से, हम सब के साथ ऐसा होता है कि मूड फ्लक्चुएट करता है, कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, पर ये मेंटल डिसऑर्डर नहीं है। ये तब हो जाता है जब वो परसिस्ट करता है लंबे समय, अब कोई रीजन नहीं है और बिना किसी कारण के, कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है और कभी कभी कारण भी है, लेकिन आप बहुत दिनों तक वो चीज़ें रह रही है, जैसे डिप्रेशन है और इससे आप असहाय महसूस करते हैं, कोई निर्णय नहीं ले पा रहे, फोकस नहीं कर पा रहे। कभी तक मतलब ये था कि आप हर काम अच्छे से कर लेते थे, आप कोई भी काम निपटाना है, कोई जॉब में हो या कोई बिजनेस कर रहे हो और आप मतलब बहुत देर से बैठ के करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप खुद को फोकस नहीं कर पा रहे। ये सब संकेत है इस बात के। तो फोकस नहीं कर पाना, नींद पूरी नहीं होना, चिड़चिड़ाहट, अवसाद, लोगों के साथ जिनको आप प्यार करते हो उन पे भी गुस्सा निकाल देना, कभी कभी सबके साथ होता है। लेकिन अगर ये चीज़ें एक लंबे समय तक हो रही है, 15 दिन से 1 महीना, 1 महीने के ऊपर हो गया, नॉर्मली 3 मंथ्स कहते हैं डिसऑर्डर के लिए, और 1 महीना 1 महीने बाद कोई ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से आपने तो आपने फिर अपने आप को संभाल लिया। लेकिन अगर वो परसिस्ट कर रहा है, 1 महीने से 2 महीना चला जा रहा है, 3 महीना, तो पक्का आपको समझ जाना चाहिए कि आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। और अगर डिसऑर्डर का स्टेज भी नहीं आया तो भी आप साइकोलॉजिस्ट से हमेशा मिल सकते हैं, ताकि कंसल्ट कर सकते हैं कि कैसे मैं अपनी क्षमता को और बढ़ाऊँ, अपने सेल्फ पे भी किसी को और बढ़ाऊँ। इससे आपको कोई जरूरी नहीं कि कोई स्वास्थ्य आपका कोई बहुत ज़्यादा आपको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है या कोई ऐसा मतलब आप बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है मेंटली, ऐसा नहीं है। लेकिन आप फील कर रहे हैं कि मेरा परफॉर्मेंस पहले से डाउन हो गया है, तो फिजिकल चेकअप के साथ साथ मेंटल भी करा देते हैं, तो आई शुड गो एंड कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो व्यक्ति हैं, तो हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को किस तरीके से उसका ध्यान रख सकते हैं, हम अपनी केयर कैसे कर सकते हैं या हमारे प्रियजनों की केयर कैसे? थैंक यू सृष्टि फॉर आस्किंग सच अ रिलेवेंट क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है
और सबको जानना चाहिए कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो डे टू डे लाइफ है उसमें हम अपने मानसिक स्वास्थ्य का, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान कैसे रखें। तो कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो बिल्कुल हमारी रूटीन में होनी चाहिए, जैसे एक अच्छी स्लीप, समय पे सोना, समय पे उठना, चाहे आप कितना भी बिजी हो, जैसा भी काम हो। दूसरी बात, जो आहार हम ले रहे हैं, है ना, जो हमारे आयुर्वेद में जो है ना दिनचर्या, ये बहुत अच्छी चीज़ है, उसको पढ़ना चाहिए, वो भी है। और तो वो आप किस तरह से लेते हो, आप कब उठते हो, पहले कौन सी चीज़ आप खा रहे हो सुबह उठने के बाद, और उसमें एक संतुलित, एक बैलेंस डाइट आप ले रहे होते हैं। क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा जैसे कि फास्ट फूड का इंटेक है ये सब, और इसका ऐसा नहीं मैं शरीर की बात कर रही हूँ, इसका रिलेशन आपके माइंड से भी है। उसके अलावा अपना ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है स्त्रियों के साथ भी होता है, अपना ध्यान रखते रखते आप अपने को नेग्लेक्ट करते हो। तो अपना ध्यान रखो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पे वर्क का लोड बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो डेलीगेट द वर्क, है ना, इससे आपका मानसिक स्वास्थ्य बना के काम को थोड़ा बांटो, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करो। घर में भी हो तो लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। यूजुअली मदर्स क्या होती है, बच्चों से सोचते नहीं बच्चे पढ़े, कोई काम ना करें, कभी कभी आप उनसे हेल्प लीजिए, उनको अच्छा लगेगा तो टेक हेल्प, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। और बच्चों को भी चाहिए कि वो इनिशिएट करें, इससे कुछ क्रिएटिव करो, कुछ ऐसा जरूर करो। अगर हर समय पढ़ रहे हो तो पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा कुछ और काम भी करो, जिससे आपका माइंड, जो आपको हॉबी है, जैसे आप पेंटिंग करते हो, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, डांस करते हो, डोंट लीव दिस हॉबीज, उसको भी करते रहिए, है ना। उससे आपके मानसिक, योगा है हमारे साथ, मेडिटेशन के लिए जो आपको एनर्जी देता है, चार्ज करता है, और धैर्य, है ना, किसी भी काम को बहुत जल्दीबाजी के साथ ना करें। एक धैर्य बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। धैर्य और सहन शक्ति अलग चीज़ है। धैर्य होता है एक बहुत जल्दी रिजल्ट को एक्सपेक्ट नहीं करना, अपना काम करो और हल्की चिंता ना करो, अपना एफर्ट देंगे तो कम से कम आपको ये भी नहीं होगा मैंने एफर्ट नहीं किया। बट देन टू मच एक्सपेक्टेशन, जैसे हम लगता है मैंने किया था और बेटर रिजल्ट होना चाहिए और इससे बेटर होना चाहिए, तो वो जो है ना, वो भी कहीं ना कहीं एंग्जाइटी क्रिएट करता है। जो हमारा रियल सेल्फ होता है और जो हमें एस्पिरेशन रहता है, अगर दोनों में कंसिस्टेंसी नहीं होती तो हमें फ्रस्ट्रेशन होता है। तो आप अपना काम करो, वर्क इज वर्शिप, इंजॉय करो, जो भी काम करो। सबसे मैं कहती हूँ एक बहुत सिंपल चीज़ है, इसका ध्यान रखना चाहिए। छोटा सा काम है, अगर घर को सफाई कर रहे हो, रूम की सफाई करने से लिए होता है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पे काम करना, दोनों में आप अगर काम को इंजॉय कर रहे हो, अपने काम से प्यार कर रहे हो, तो आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर हम किसी डर की वजह से कुछ करते हैं या कुछ पाने की लालसा में करते हैं, तो कहीं ना कहीं अंदर में एक तरीके का रेस्टलेसनेस आ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक फियर है या कुछ पाने की चाह। अगर इन दोनों से फ्री होकर हम कोई काम करते हैं तो हम 100% देते हैं और हम उसको अच्छी तरह से इंजॉय भी करते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। और तभी जहाँ फियर नहीं है, जहाँ रिवार्ड की चाह नहीं है, तभी हम अपना 100% दे सकते हैं। मैम ने हमें बताया कि हम अपने काम को अगर बहुत पसंद करते हैं और मन से करते हैं, जैसा कि मैम ने कहा, तो हम उस तरीके से भी अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। मैम, समाज में बहुत से स्टिग्मा फैले हुए हैं मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के, हम इन स्टिग्माओं को कैसे दूर कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर पहले तो और भी स्टिग्मा था, अब धीरे धीरे ये बहुत हद तक दूर हो रहा है। लेकिन अभी भी बहुत सारे क्षेत्रों में जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है, लोग अभी भी इस चीज़ को लेकर समझते हैं जैसे कि किसी डेमन का, माइंड इज पजेस्ड बाय डेमन, किसी ने कर दिया है, मतलब कहते हैं भूत है, किसी चीज़ का साया है। अक्सर ये लोग आते और बात करते हैं, लेकिन पहले स्टार्टिंग इस बात से करते हैं कि वहाँ चली गई थी, रात में मैंने मना किया था तो इसकी कुछ साया आ गया, मुझे ऐसा लगे किसी ने कुछ कर दिया, लोग ये भी बताते हैं। ये सब चीज़ें, ये स्टिग्मा है एक्चुअली। वो रीजन इसमें तो बहुत सारी फिल्में भी बनी है, बहुत सारी बुक्स भी हैं। आपने देखा होगा भूल भुलैया, एक मूवी आई, वो बहुत पहली फर्स्ट वाली भूल भुलैया, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया था कि ये स्टिग्मा है। एक्चुअली उसको लेडी वाज सफरिंग फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो डिसऑर्डर को भी हम जैसे बहुत अगर सोचते हैं बीमार है, तो हो सकता है कि उसको कोई मानसिक डिसऑर्डर हो, तो इसको उसके प्रति जागरूकता बहुत ज़रूरी है कि आप ये अपने माइंड को, और वहाँ से रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगी कि ईश्वर से बड़ी कोई शक्ति नहीं। कोई कितना भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई कुछ कर रहा है, किसी ने कुछ कर दिया या इसमें किसी आसेवे किसी चक्कर में, तो वो कुछ नहीं। अगर आपका ईश्वर में पूर्ण विश्वास है, आस्था है, तो फिर आपको ये सब नहीं सोचना चाहिए और उसको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाए, किसी काउंसलर के पास ले जाए और देखिए कि उसको काउंसलिंग की जरूरत तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि पढ़ाई का बहुत प्रेशर है, इसलिए बच्चा डिप्रेशन में आ गया, या हो सकता है उसके रिलेशनशिप इश्यूज हो, फैमिली में बहुत सारी चीज़ें लोग फेस करते हैं, तो इसकी वजह से हो सकता है। सोशल, इसीलिए सोशल, मेंटल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल वेलबींग भी मेंटल से, आप इमोशंस हो जैसे एक स्टिग्मा जैसे ये है कि स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा नहीं, मैं जनरल बताती हूँ जो हम खुद अपने आप में बनाते हैं। जितने नेगेटिव इमोशंस के बारे में हमारी धारणा क्या है,
हम सोचते हैं जेलस नहीं फील करना चाहिए, किसी से नफरत नहीं, ऐसा नहीं है। ये सारे इमोशंस हमारे अंदर प्राकृतिक रूप से मौजूद है और ये सब रहेंगे। दुनिया में कोई ऐसा आदमी जो कहे नहीं कि मुझे कभी एनवी नहीं फील हुआ, मुझे कभी जेलस नहीं फील हुआ, मुझे किसी में नफरत नहीं हुई। ऐसा होता है। हम जब इमोशनल होते हैं तो इमोशंस को के प्रति कितने जागरूक रहते हैं और हम उनको कैसे मैनेज करते हैं। एक बहुत सरल सा बहुत सैड इमोशन है एनवी, लेकिन हम उसको इतना डर जाते हैं तो फिर एनवी बहुत आइडियलिस्टिक वे में सोचते हैं। तो या फिर जैसे गुस्सा आता है तो गुस्सा आता है, लेकिन हम उसको कैसे मैनेज करते हैं। तो अगर हम डीप रूप में जाएंगे तो हम देखेंगे कि एनवी है, जैसे जेलसी है, तो डीप में कहीं ना कहीं अंदर में तुलना है किसी के साथ, और उसकी भी गहराई में अगर जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर में भी एक ऐसी आकांक्षा है कि मुझे रिकॉग्नाइज किया जाए, मुझे मेरी तारीफ की जाए, और तारीफ किसी और की होती है तो कहीं ना कहीं वो मन में एक तरह से मन अतृप्त है, अनफुलफिल्ड है। और चूंकि मैं अपने अंदर में अतृप्त हूँ, तो किसी और को जैसे अगर देखते हो किसी को, तो वो तुलना के कारण एक ईर्ष्या उत्पन्न होती है। ईर्ष्या उत्पन्न होना सही या गलत नहीं, अपने आप को भी जज नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आया और मैंने उसको समझने की कोशिश की और हम इसको हटा देना, सोचना, सप्रेस करने से वो चीज निकल नहीं जाती, वो आपके सिस्टम से एरेडिकेट नहीं होती। उसको समझिए, उसी प्यार से देखिए जैसे आप अपने पॉजिटिव इमोशंस को देखिए। तो उस अंडरस्टैंडिंग में जब अपनी ईर्ष्या को या अपने क्रोध को समझने की कोशिश करते हैं, उस अंडरस्टैंडिंग में एक एक्शन होता है। जब हम जैसे समझ जाते हैं अच्छा ये यहाँ से उत्पन्न हो रही है, तो अपने आप फील करोगे बहुत हल्का फुल्का महसूस करते हैं। उसके बाद आपकी वो इच्छा भी अच्छी है मेरे किस डिजायर से होगी। तो हमें यही करना है कि जब भी कोई ऐसी डिजायर आती है तो उसको समझें। तो जो स्टीमा जो हमने बना के रखा है अपने इमोशंस के बारे में सोशल मीडिया, और हम इसे बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि सब जितने भी लोग मिलने आए हैं सोसाइटी में सबसे मिले, कोई जरूर नहीं। कोई बच्चा अंतर्मुखी होता है, इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, कुछ के बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, कुछ दो लोग भी खुश है। अब उनको जैसे है वैसे बच्चों को एक्सेप्ट करना चाहिए और उनको वो बनाने की कोशिश नहीं करना चाहिए जो वो नहीं है। अगर वो है तो उसमें क्या होता है, वो आपके डर से प्रेशर में आ जाता है। उसका सहज स्वभाव लोगों से मिलता है, लोग इज्जत करता है, पर बहुत ज्यादा सबका एक पर्सनल स्पेस होता है ना। कुछ लोग भीड़ भाड़ में रहना पसंद करते हैं, कुछ लोग क्राउड पसंद नहीं है ना। तो एक क्राउड में सबका एक अपना पर्सनल स्पेस होता है, उसकी कदर करें और दूसरों को समझें, दूसरों पर अपनी बातें थोपे नहीं, सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों पर, उससे आपका भी रिलेशन दूसरों के साथ अच्छा रहेगा। और हमेशा ही अलग आप कहीं बात हो रही घर में तो जो डिफरेंट दृष्टिकोण होता है, अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, तो दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी समझिए, थोड़ा लचीलापन रखिए, फ्लेक्सिबल रखिए। मैं भी गलत हो सकती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं माँ हूँ या बड़ी हूँ, आप मुझसे छोटे हो तो आप मैं सब कुछ जानती हूँ, मुझे अनुभव, ऐसा नहीं। बहुत सी बातें आप मुझे बता सकते हो जो मैंने सोचा नहीं, आप मुझे गलत साबित कर सकते हो। बिना जज किए खुद को देखें, दूसरों को समझने की कोशिश करें, हो सकता है वो भी सही कह रहा, लेकिन हमारा आम जो हमारा ईगो होता है, यही मैं कहती हूँ ना कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए हम कोपिंग कैसे करते हैं, कोपिंग मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ईगो का इशू हर बात को अगर हम बना लेते हैं तो उससे क्या होता है, हम चीज़ों को सही ढंग से देख नहीं पाते, हम सेल्फ को प्रोटेक्ट करने में, सेल्फ को डिफेंड करने में रहते हैं। ये सब वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको काउंसलिंग या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से वो दूर हो जाती है, क्योंकि वो आपको साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो आपको अपने प्रति जागरूक बनाते हैं। चाबी आप ही के पास होती है, आपको खुद ही अपने आप को समझना और ठीक करना है। एक साइकोलॉजिस्ट, एक थेरेपिस्ट, एक काउंसलर आपको बस जागरूक कर देता है, एक अंतर्दृष्टि देता है, ताकि आप अपने बारे में, जिसको अंतर्दृष्टि, जिसको इंसाइट कहते हैं, वो देता है ताकि आप अपने आप को समझ सकें। थैंक यू। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कुछ अहम पहलुओं के बारे में मैम से जाना। मैम ने बहुत अच्छा बताया हमें। आप सुन रहे थे आइए बात करें हेल्थ पॉडकास्ट। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए टॉपिक, एक नए विषय की जानकारी के साथ। नमस्कार। नमस्कार।